दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार और मंच पर एक बार फिर आपके सामने। और आज हमारे साथ हैं मशहूर पेंटिंग एक्सपर्ट एंड पेंटर एंड कोच सुनीता अग्रवाल जी। आज हम पहली बार जानेंगे कला के क्षेत्र में किस तरीके से कौन कौन से तत्व आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, कौन कौन से गुण आपको चाहिए और कैसे आप अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं सुनीता जी की तरह। स्वागत है सुनीता जी आपका अनुस्वार मंच पर। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने का। यू डिजर्व इट। थैंक यू सर। हमने बुला लिया जी जी। तो आज हम आपकी जो कला की यात्रा है उस पर चर्चा करेंगे जी। और शुरुआत करेंगे इस बात से कि आपका ये पेंटिंग का शौक कहाँ से आपको लगा और कैसे लगा। पेंटिंग का शौक मुझे शायद बचपन से ही मैं पेंटिंग की तरफ आकर्षित होती थी। तो मेरी एक बहन थी जो हैंडीकैप थी और गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता में पढ़ती थी और बुआ जी के घर हम अक्सर जाया करते थे पापा के साथ कलकत्ता में। और एक दिन उन्होंने मुझे दिखाया कि तुम्हें अच्छा शौक है तो मैं तुम्हें आंखें बना के दिखाती हूँ। जब उन्होंने मुझे आंखें बना के दिखाई और अपनी आंखों के सामने देखा, देखते देखते इतनी सुंदर आंखें जैसे वो बातें कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान तुरंत ऐसा आकर्षित हुआ और मुझे लगा मुझे तो ऐसा ही कुछ बनाना है। तो तब से जी वो शौक उत्पन्न हुआ और मैं उस रास्ते चल पड़ी। तो बचपन में जैसे स्कूल में अच्छी पेंटिंग करती थी, प्राइज मिलते रहते थे, तो एक शौक की तरह माता पिता ने सोचा कि चलो एक शौक है और ये करती जा रही है। तो उस चीज को लेके मैं कंटिन्यू करती गई। फिर जैसे जैसे समय निकलता गया, कलकत्ता में जो एक एनर्जी है, जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, बहुत ही एनर्जेटिक है, तो वो मुझे बहुत आकर्षित करता था। और लोगों का चेहरा, लोगों के हाव भाव, उनका एक्सप्रेशंस, इमोशंस कैप्चर करना मेरा एक पैशन बनता चला गया। उनके अंदर झांकना और जिज्ञासु। और 12 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी को खोया था। तो वो सफर जो वहां से जब शुरू हुआ तो मैं और भी इमोशनली कनेक्टेड हो गई। ह्यूमन इमोशंस और एक उसको इमोशंस को पेपर में उतारना, उसको कैनवस में उतारना मेरा एक जुनून सा बन गया था। मुझे वो उसमें अपना एक्सप्रेशन नजर आता था। तो यूं कह सकते हैं कि जब संवेदनाएं आपके मन में जागती हैं, द्वंद्व पैदा करती हैं या किसी आवेग के साथ आती हैं, तो आपको प्रेरणा मिलती है किसी पेंटिंग को तैयार करने की। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी पेंटिंग की शुरुआत स्केच वर्क से की थी या डायरेक्ट पेंटिंग से, या पेंटिंग में भी किस प्रकार से, वाटर कलर से, ऑयल पेंट से, कैसे, ये थोड़ा बताइए। शुरू में जैसे हर बच्चे, हमारे दर्शकों को कला के क्षेत्र में अधिक ज्ञान नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप थोड़ा बेसिक उनको समझा दें। जी। तो शुरू में हर बच्चा जैसे वाटर कलर से करता है, पेंसिल से करता है, तो मैंने भी वाटर कलर, पेंसिल और इससे शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे जब मैं क्लास 10 मैंने क्रॉस किया और अब उसमें सीरियसनेस फील हो रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था कि कहीं मुझे ट्रेनिंग मिले या मुझे कोई मिले ऐसा जो रास्ता दिखाए। तो उस समय बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एक कलकत्ता में इंस्टीट्यूशन है, काफी नामी इंस्टीट्यूशन है, तो वहां मैंने एडमिशन लिया। तो वहां मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि वो भी मेरे लिए जाना आना बहुत मुश्किल था। रात का समय था और उस जमाने में लड़कियों को रात को बहुत अलाउ नहीं करते थे जी। तो उनके सपोर्ट के साथ जब मैं वहां सीखना शुरू की, 5 साल का कोर्स था,
तो शुरुआत में पेंसिल और पेस्टल से ही कराया, 1-2 साल हमने सिर्फ पेंसिल और पेस्टल से ही हमने ट्रेनिंग ली। जी। और उसके बाद धीरे धीरे ऑयल, और उस समय एक्रिलिक पेंट्स इतना नहीं होता था, पर अच्छा। हम आउटडोर पेंटिंग करते थे, हमें बाहर ले जाया जाता था आसपास के वातावरण में, उनको देख के पेंटिंग करते थे। जैसे स्टिल लाइफ, जैसे कोई सामान रखा हुआ है उसको देख के स्केच किया जाता था, एक तरह से एक सोर्स ऑफ लाइट डाला जाता था उस ऑब्जेक्ट पे, ताकि हम लाइट एंड शेड को समझ सके, उसका आकार अच्छे से समझ सके। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, हर साल प्रमोट होते हैं, फिर आपको लाइव मॉडल्स, ह्यूमन बींग्स को मॉडलिंग कराया जाता था, और उसको हम करते थे ऑयल पेंटिंग पे। गुड। तो वो रेगुलर ट्रेनिंग, उतना 4 घंटे हम रेगुलर देते थे, और फिर घर आके भी उस चीज के ऊपर और काम करते थे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो लगातार निरंतर करते जाना होता है। दैट्स ट्रू। लेखन कार्य में भी सुनीता जी वैसा ही है, जब तक आप कुछ लिखते नहीं रहेंगे तब तक आपका लिखना सार्थक स्तर पर नहीं पहुंचता। जी। तो फिर आपने अल्टीमेटली जब पेंटिंग में एक मैच्योर्ड लेवल पर पहुंच करके आपने पेंटिंग के किन किन रूपों को या किन किन तरीकों को यूज करने का डिसीजन लिया, कौन सी विधा में आप कहें? अभी मैं फिलहाल ऑयल और एक्रिलिक में काम कर रही हूँ, और कैनवस पे ही करती हूँ बेसिकली। और मेरी पेंटिंग में मैं वही कनेक्ट करती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ और गहराई से महसूस करती हूँ। मेरा जो सफर है बचपन से लेके आज तक, और जो अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है, इंटरैक्शंस होते हैं, गाड़ी में जाती हूँ, बाहर देखती हूँ, ह्यूमन इमोशंस फील करती हूँ, न्यूज हो, कुछ भी हो, महसूस करती हूँ, और खासकर विमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर। ऐसा कहते हैं कि एक्रिलिक पेंट्स यूज करने के पीछे सबसे बड़ी बात होती है कि एक्रिलिक कलर्स जो होते हैं या पेंट्स जो होते हैं वो उनका मूवमेंट फास्टर होता है। क्या ये सही बात है? जी, वो क्योंकि प्लास्टिक बेस होता है तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो हमारे में एक मजेदार बात हम कहते हैं कि कलर से दोस्ती करनी पड़ती है, और उसके साथ समय बिताते हैं, दोस्ती करते हैं, तो उसका नेचर समझ में आता है। जी। तो जब उसका नेचर समझ में आता है, अकॉर्डिंगली हम भी वैसे ही करते हैं, तो आपस में एक बैलेंस क्रिएट होता है, हार्मनी क्रिएट होता है, तब आप उस कलर को कंट्रोल करने लग जाते हैं। वो भी प्रैक्टिस से ही आता है, उसकी समझ से आता है। सुनीता जी, हमने एक पेंटिंग बनाई है, जी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं एक पेंटिंग का पेंटर हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर है सर। आपको दिख रही है? जी जी जी, दिख रही ये है, मनोरमा जी ने बनाई है। अरे वाह, और हमने बहुत ही सुंदर। इधर दिखाते हैं। जी। ये मेरी बनाई हुई है। ये नहीं दिख रही है अभी सर। हाँ, दिख गई, बहुत ही सुंदर सर। हमने इसे अमेरिका में बनाया था, जी एक पेंटिंग गैलरी में, जी। और उसके साथ साथ हमें हमारा पेंटिंग से भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मेरी छोटी बेटी तो पेंटिंग बहुत समय देती है, जी। बट हमने भी एक पेंटिंग बना डाली। आप तो ऐसे ही चित्रकार है सर, इतनी सुंदर आपका लेखन है। तो हाँ, लेखन तो मेरी सुंदर है, पर पेंटिंग सुंदर नहीं बनती। तो आप लोगों ने वर्षों की प्रैक्टिस करी है, तब आप जाकर के इस स्तर पर ऐसे हो। मैं ऐसे ही जाके ब्रश पकड़ लूँ तो और इधर उधर पेंट लगाता रहूँ तो उससे पेंटिंग थोड़ी बनती है। नहीं, समय वो चाहिए, तो समय चाहिए उसमें, साधना चाहिए, और साधना जिसे कहते हैं। बस साधना चाहिए, तो धीरे धीरे निखरने लग जाता है, आता और है। समझ बनने लगती है, मेच्योरिटी भी आती है एज के साथ, समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ। तो आपने इसे शौक तक रखा या इसे प्रोफेशन की तरफ भी ले गए? मैं प्रोफेशनली पेंटिंग करती हूँ,
शौक बचपन में था, धीरे धीरे मेच्योरिटी के साथ अब मैं इसको और अच्छे से, जो मैं पेंट करती हूँ, जो मैसेज देना चाहती हूँ, जो विमेन और चिल्ड्रन के लिए मैं महसूस करती हूँ, तो मुझे लगता है पेंटिंग एक जरिया है जिससे मैं अपनी बातें पहुंचा सकती हूँ सब जगह। कैसे चुनती हैं आप अपनी पेंटिंग की विषय वस्तु? मैं चुनती नहीं हूँ, महसूस करने लग जाती हूँ। अगर जैसे मैंने कोई घटना घटी या कोई भावना मुझे बहुत जोर महसूस हुई, तो मैं उसकी अभिव्यक्ति अपनी पेंट के थ्रू करना चाहती हूँ। तो मैं वो अपने आप ही मुझे फील होता है कि हाँ, मुझे इस विषय पे बनाना है। तो मैं अगर विमेन और चिल्ड्रन का करती हूँ, क्योंकि जो मेरी जर्नी थी, पापा को खोया था छोटे एज में, और जो स्ट्रगल हमने देखा एज अ वुमेन, मैंने जो महसूस किया, तो वो हर चीज जो मन में बहुत गहराई के साथ है हर स्टेज ऑफ लाइफ में, तो उसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपने कैनवस में। तो वीरेन तो बड़े सपोर्टिव होंगे, आपको तो कोई इनके सपोर्ट के बिना शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मेरी पेंटिंग में पेंट करती हूँ और आवाज उनकी रहती और है। मैंने सुना है कि वीरेंद्र भी कभी कभी पुरुष चलाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और क्या वो उपस्थित है वहां अभी? बिल्कुल है। बुलाइए बुलाइए, जी, उनकी भी हाजिरी ली जाए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा आपको भी पकड़ लिया जाए ताकि दोनों लोगों के बातें पता चल सके कौन कितना अच्छा पेंटिंग करता है। मुझे ऐसा सर पता चला कि कभी कभी आप सुनीता कितना पेंटिंग खुद कर देते हैं। नहीं सर, इतनी इतनी जरूरत मेरी नहीं है। हाँ, जब वो कुछ करती है या मुझसे चाहती है कि मैं कुछ टिप्पणी करूं, तो उतना मैं अपनी जो अभिव्यक्ति होती कर देता हूं कि एज अ ऑब्जर्वर मेरे को क्या फीलिंग हो रही है। ये शब्दों के खेल से पेंटिंग करते हैं सर। हाँ, मेरे पास ये टास्क रहता है, जब ये पेंटिंग कर देती है तो मुझे करीबन 10 मिनट देती है उसके ऊपर कोई ना कोई पोएम लिख देने के लिए। अरे तो आप पोएम लिखते हैं? हाँ, तो वो मुझे आपने मेरे बताया ही नहीं मुझे। तो वो मैं लिखता नहीं हूँ, मुझसे लिखवाया जाता है 10 उनको मिनट के इकट्ठा अंदर करके बिना दीजिए सोचे। ना, उनको इकट्ठा करके दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने देखा सुनीता जी का जो कला क्षेत्र में आपकी बार आया है, देखा है? हाँ सर, अनुस्वार के कला क्षेत्र में जो आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आपने जिस तरह उसको प्रस्तुत किया वो आप ही कैप्चर कर सकते थे। तो एक अच्छी सी मुझे पेंटिंग और भेजो। जी दो सर। भेजो, दो भेजो। जी सर। जी सर। और पेंटिंग जो हमें चाहिए होगी वो थोड़ी सी एक आध्यात्मिक चाहिए होगी और एक नेचुरल। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? अगले अंक में फिर मैं दोनों पेज आपके रिजर्व कर देता हूँ। जी सर। जी सर। और उसमें एड्रेस दे देंगे, और पेटीएम भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जी सर। जी सर। तो ये चीज है। और आपकी वकालत शुरू हो गई? जी सर, अच्छी चल कहाँ रही से है। शुरू किया? सर हाईकोर्ट से से जी या सर। सुप्रीम कोर्ट से? सर नहीं सर, हाई सेशंस कोर्ट। हम्म, कट गई आवाज। तो डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशंस एंड हाई कोर्ट सर। हाई कोर्ट तक कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट दिल्ली का या इलाहाबाद? दिल्ली का सर। वेरी गुड। तो किस किस सीनियर के साथ अटैच किया? सर डी के शर्मा जी हैं, अपने को चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। सही। करता हूं, उनके साथ रहता हूं। ठीक। और मुझे बड़ी खुशी बताई हुई, कल मैंने अपने जीवन का पहला खेल किया एक सज्जो 3 महीने से अंदर। तो कल वो मौका मिला उनको रिप्रेजेंट करने का, और वो बाहर आए। तो कैसा रहा प्रोफेशनल सर साइड में? शब्द नहीं है बोलने के लिए क्या फीलिंग। मैं ये सजेस्ट जी करूंगा सर। कि जी सर। सीपीसी के प्रोसीजर समझ के और सीआरपीसी के प्रोसीजर समझ के
जी ठीक है सर। ना, वापस कारपोरेट में घुसो जहाँ पैसा है। जी सर। सर पैसा आप लोग के आशीर्वाद से काफी मिला है, अब तो कुछ समाज और देश और दुनिया के लिए करना है सर। आपके आशीर्वाद से टफ्ट यूनिवर्सिटी जाने का विचार है ही सर, आपको पता है, आपने ही प्रोत्साहित किया था। बिल्कुल जाना चाहिए। तो अब दुनिया के लिए कुछ करना है सर, इस दुनिया में लौट के आओ तो गरीब और निर्धन के लिए 1 घंटे की सेशन शुरू कर देंगे शाम को। बिल्कुल सर, यह भाग्य होगा। है ना, उसमें क्या करेंगे कि बिना फीस बिना उसके सलाह देंगे। बिल्कुल सर। केस करने की जरूरत आएगी तो फीस लेंगे 50% डिस्काउंट पर। ठीक है सर। लेकिन जो सलाह देने का काम है वो 1 घंटे की सीटिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। गरीबों को निःशुल्क बिल्कुल सर। लीगल काउंसलिंग कर देंगे। हाँ सर, प्रो बोनो एकदम सर। ठीक है, तो आपने अपनी कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है, क्या आप डिस्प्ले कर सकते हैं कोई एक पेंटिंग उसमें से? जी सर, ये आज की जो परिस्थिति है उस पर ये पेंटिंग है। वाह, पोल्यूशन के ऊपर है। आज बच्चे खुली हवा में खेल नहीं पाते हैं, ठीक है। इतना प्रदूषण है कि उनका चेहरा वेरा सब ढक जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक। तो क्लाइमेटिक चेंज के लिए हमें जरूरी है पेड़ पौधे पक्षियों को सुरक्षित रखना, ताकि हमारे आगे की पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस ले, खेले और स्वस्थ रहे। इसका एक एनालॉजिकल क्या बोलना चाहिए, सेटअप मैं बताता हूँ जी। अंटार्कटिका की बर्फ गिर रही है, मेल्ट हो, और पानी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते वो किसी एक शहर को नहीं पहुंचता है। ये भी बनाना चाहिए ताकि लोगों को उसकी भयावहता पता चले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके क्या टारगेट क्या है? बस मैं जर्नी एंजॉय कर रही हूँ, और जो एनवायरनमेंट और जो प्रॉब्लम्स है उनको सामने लाने की कोशिश करती हूँ सर। अपनी पेंटिंग के थ्रू जागरूकता जगाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग जागे, समझे और विचार करें। जब वो पेंटिंग देखे तो उनके मन में विचार उठे, सोचे। बहुत सुंदर आइडिया, बहुत सुंदर। जी जी। अब आप वो बनाने लगी हैं, एग्जीबिशंस वगैरह में जाने लगी हैं? रेगुलर करती हूँ सर। वेरी नाइस। जी। और वो जो फॉरेन डिस्प्ले का हमने एक बार डिस्कस किया था, वो शुरू किया कहीं? फॉरेन डिस्प्ले का, मेरी फॉरेन पेंटिंग्स तो जाती ही हैं, और वेबसाइट बनाया? चाहेगा तो जी सर, फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज है सुनीता अग्रवाल आर्ट्स बोल के, और इंस्टाग्राम? जी, इंस्टाग्राम पे भी है? इंस्टा में भी हूँ, फेसबुक में भी हूँ, और मेरा फेसबुक पेज है सुनीता अग्रवाल आर्ट्स। मेरी सारी गतिविधियां, जो एक्टिविटीज होती हैं, उस सबसे अपडेटेड रखती हूँ उसको। लिंक्डइन में जी। और ये लिंक्डइन में भी ये जो हौज खास वगैरह में प्रदर्शनी लगती है उसमें जाते हैं आप? जी सर। जी हमारे यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है अमृता प्रकाश। हाँ, सुना है नाम उनका। तो वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है, वीकेंड। जी 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 सर। तो कभी आइएगा, ऑफिस से मिलवा दूंगा। श्योर सर। अपने साथी या अपने जूनियर्स को क्या आप सलाह देना चाहेंगे मैं पेंटिंग? जी सर, ये बोलना चाहूंगी सर, जर्नी एंजॉय करे, डेस्टिनेशन नहीं देखे। वो मंजिल तो ठीक पहुंच ही जाएंगे, वो जर्नी इम्पोर्टेंट है, वो एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, वो लर्निंग इम्पोर्टेंट है। वो हड़बड़ाहट नहीं कि हमें बहुत जल्दी फेमस हो जाना है, वहां पहुंचना है, हम ये करना चाहते, वो करना चाहते। जो होना है वो अपने आप ही होता जाएगा। वो जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जर्नी हम मिस कर जाते हैं। जनरली यही होता है कि लोग जर्नी में डेस्टिनेशन का ख्याल शुरू रखते कर हैं देते हैं। जी सर। और रास्ते में सब छोड़ते चले जाते हैं। बस वही है, तो वही गलती करते हैं सर। तो जर्नी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर पल हमें बच्चा बन के सीखना ही है, एक्सपीरियंस करना है, सीखना है। और उससे जो खूबसूरत सृष्टि होगी सर, उसकी बराबरी नहीं है। जो आपकी कोई ऐसी पेंटिंग जिसे बहुत ज्यादा एक्लेमेशन मिला हो?
वैसे तो बहुत सारी है सर। एक है माय एमरल्ड ट्री। वाह, ये ये भी प्रकृति के ऊपर है, जो हमें आज हमारे पेड़ पौधे कट रहे हैं, जानवरों को जगह नहीं मिल रही है उसको बचाने के लिए, ये कि इनको नहीं काटना है। एमरल्ड ट्री है, बहुत प्रेशियस है, जैसे एमरल्ड इतना प्रेशियस पत्थर है, तो ये भी हमारी एमरल्ड ट्री है। इसी के साए में ये सारे जानवर है, पत्ते हैं, पौधे हैं, ये पेड़ पौधे सब कट के हवा में जा रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। बहुत सुंदर, वेरी। उसका मैसेज दिया है वातावरण को, एनवायरनमेंट को सेव करने का। एनी अवार्डेड पेंटिंग? सर अवार्डेड पेंटिंग यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं जी। और जैसे ये भी है, आपको, अगेन गर्ल चाइल्ड के ऊपर है। आपकी जी पेंटिंग्स में से कौन सी पेंटिंग आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है? सबसे ज्यादा तो प्यारी मैं बोल नहीं सकती हूँ सर, जैसे बच्चों में बोलते हैं सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है आपका, फिर भी सब फिर भी बच्चे वैसे ही फिर भी होते किसी एक हैं। बच्चे के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा होता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर, मेरे क्योंकि जब मैं पेंटिंग करती हूँ ना सर, तो मैं हर कैरेक्टर के साथ बातें करती हूँ, एक कनेक्शन बनता है, बहुत गंभीर कनेक्शन बनता है गहराई के साथ। और मुझे लगता है कि वो हर मतलब पेंटिंग एक हिस्सा है मेरा, तो मैं हर हिस्से से प्यार करती हूँ। वो सृष्टि है, सृजन है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बोलना। हम्म। कोई ऐसे पात्र को लेकर के आपने पोर्ट्रेट बनाया हो या समथिंग? हाँ, और मैंने द्रौपदी को लेके बनाया था, वाह, जो विदेश में बहुत पसंद किया गया था। मतलब इतना पसंद आया था सर, जिन्होंने लिया था वो 1 साल तक उन्होंने वो पेंटिंग नहीं खोली। मैंने जब द्रौपदी की आंखें से बनाई थी, जो मैंने आपको आंखों का किस्सा बताया था, जी। बचपन से वो दीदी ने जो बनाया आंखें, तो मुझे लगा बस यही है। तो वो जब मैं आंखें बना रही थी तो उन्होंने बोला ये पेंटिंग मुझे दे देना। मैंने उनसे कहा कि मैंने तो अभी सृष्टि की ही नहीं है, सिर्फ आंखें आंखें बनाई। बोली बस उतना ही है। आंखें बनते ही मुझे समझ में आ गया क्या आपके बनेगा। पास में उसकी फोटो है या हाँ उसका फोटो, फोटो अगर आप दिखा सकते हो? जी फोटो है। फोटोग्राफ निकालना है इसमें से द्रौपदी वाला। वो पेंटिंग मेरी सुनीता अग्रवाल आर्ट्स में भी है, अच्छा। द्रौपदी की। तो वो सिचुएशन ऐसा है कि जब द्रौपदी को कुंती माता बोलती है कि पांचों पांडवों से शादी करना है, तो उसके मन में जो विचार उठ रहे थे वो तो पोर्ट्रेट किया है। वो पोर्ट्रे किया है। और पांडव के रूप में वो कबूतर पोर्ट्रे किया है, जो अंदर में फड़फड़ाहट हो रही है और घबराहट हो रही है, उसके इमोशंस और सारी चीजें। और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि वो तो कृष्ण से प्यार करती थी। फिर भी कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन मेरे जैसा ही है, तो अर्जुन के लिए तैयार हो गई थी। सर अगर आपको दिख रहा यहाँ है। से दिख रहा है कि नहीं, या इसमें कैसे दे सकते हैं? थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ऐसे टेढ़ा रखेंगे ना, हाँ टेढ़ा साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अदरवाइज ग्लेयर आती है। ये दिख रहा है सर अभी? सही है, दिख रहा है। जी ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। और एक अवॉर्डेड पेंटिंग जो आपने अपनी पत्रिका में छापी थी, अच्छा, ऑब्लिवियन, वो भी है ये। वेरी गुड। तो अब की बात द्रौपदी को भेज दीजिए, है ना? द्रौपदी तो अभी विदेश में है सर। जी। अच्छा पेंटिंग पब्लिश पेंटिंग, के लिए, जी जी पेंटिंग जी। कला क्षेत्र के लिए। और जी उसका गीत लिखेंगे वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। जरूर, एकदम उसके बिना तो। और कमेंट्री लिखेंगे आप। जी
ठीक। जी। अच्छा, ये बताइए कि पेंटिंग के अलावा आपकी कौन सी हॉबीज हैं? पेंटिंग के अलावा खाना खाना बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने परिवार को अच्छा अच्छा डिश बना के खिलाना। और मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ नियम से। 4:30 4:40 में मैं बाहर होती हूँ, दौड़ लगाती हूँ। 10 किलोमीटर एवरेज में 7-8 किलोमीटर करती हूँ। और फिर जिम जाते एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये मेरा एक डिसिप्लिन है, बहुत सालों से मैं करती आ रही हूँ। बहुत सही, वेरी नाइस। जी सर। सो बिकॉज मेंटेनिंग योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी मेंटेनिंग इम्पोर्टेंट। बॉडी इज और डिफरेंट थिंग, बट मेंटेनिंग हेल्थ इज। यस सर। और वो जो सुबह प्रकृति के साथ जो कनेक्शन बनता है सर, मुझे लगता है वो ईश्वर के साथ पूरा कनेक्टेड हो जाती आप है। कुछ करो ना करो, जाके पार्क की बेंच पे बैठ जाओ तो वही बहुत आनंददायक है। जी। जी, तो वो एक तरह का मेडिटेशन है मेरे लिए सुबह का। पेंटिंग में समराइज्ड फॉर्म में अगर आप जाएं तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए? फॉर्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। हम जो सोचते हैं, जो लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं, जो टेढ़े मेढ़े लाइन बनाते हैं, उनकी भी एक बहुत लंबी जर्नी होती है। अगर हम देखें कोई भी बड़े आर्टिस्ट को ले लें, वो जब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिज्म में इंसान इवॉल्व करता है, फिर वो आकार भूल जाता है, वो एकाकार हो जाता है अपने ईश्वर के साथ। वैसे ही आर्ट का होता है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो फॉर्म को पकड़ पकड़ के करते हैं, पर हमारे प्रैक्टिस और मेच्योरिटी के साथ, और जैसे जैसे हम आर्ट के साथ इवॉल्व कर रहे होते, हम फॉर्मलेस हो जाते हैं। तो कई लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं पर वो हार्मनी और बैलेंस नहीं कर पाते कलर का और फॉर्म का। तो उन्हें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, जिन्होंने किया है उन्होंने अपनी जमीन बहुत पक्की करके किया है। वो फॉर्म की पूरी नॉलेज, कलर की नॉलेज, उसकी हार्मनी, कौन से प्राइमरी कलर्स है, सेकेंडरी है, किसका किसके साथ हार्मनी होता है, वो सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पर वो बुकिश नॉलेज को नहीं उतारना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और धीरे धीरे अपना एक फॉर्म बनाना है। जी। तो जी, तो एक बहुत लर्निंग प्रॉपर डिसिप्लिन प्रोसेस है एक्चुअली पेंटिंग भी। और जितने आर्टिस्टों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, एग्जीबिशंस देखेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, उतना हर पल हमें सीखने मिलता है। जी सर। अच्छा, तो ये बताएं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें आप कैसे चयन करती हैं और किस फॉर्म को आप लेके चलती हैं? या कोई मल्टीप्लिसिटी होती है या कॉम्बिनेटिव अप्रोच होती है? किस तरीके से लेके चलती हैं? मैं विश्वास करती हूँ हर आर्टिस्ट का एक कॉल होता है सर, कि आप एक तरफ आकर्षित हो जाते हैं, एक फॉर्म की तरफ। तो मेरा कॉल शुरू से ही ह्यूमन फिगर्स में था, ह्यूमन चेहरा और इमोशन। जैसे मैंने कहा कि मेरी बहन ने आंखों का दिखाया, तो मुझे मेरी पेंटिंग्स में मेरे लिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर जब तक वो आंखों से मैं सारी जो कहना चाहती हूँ वो कहने की कोशिश करती हूँ। तो हर आर्टिस्ट को अपना डिस्कवर करना है, उसका एक कंफर्ट जोन, एक एरिया कौन सा है जहां उसको सबसे अच्छा लगता है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे मेरा चेहरा बनाना या आंखें हैं, किसी किसी का मधुबनी होता है, किसी का एब्स्ट्रैक्ट ही होता है डायरेक्टली। तो वो डिस्कवरी बहुत जरूरी है। तो वो आपको जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली पुल कर रहा है इंसान को, उस पर फिर बिल्ड करना चाहिए। जब लगे और एक्सप्लोर तो करना ही होता है, हमें सीमित भी नहीं रखना है अपने आप को। तो जब तक आप और 4 चीजें पता चलेगी तभी आपका फॉर्म और अच्छा उभरेगा। पेंटिंग पोर्ट्रेज में फिलोसॉफिकल अप्रोच कैसे इम्बाइब करते हैं? पेंटिंग पोर्ट्रेट सिर्फ पोर्ट्रेट नहीं है सर। मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट एक आदमी का सोच और कैरेक्टर आपको निकालना होता है बेसिकली। पोर्ट्रेट तो कोई भी बना सकता है। बोला कि पोर्ट्रेट बनाते समय सामने वाले की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग या अप्रोच पर कैसे हम तवज्जो देते हैं, वो प्रैक्टिस पे आता है सर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट से आप
एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है जब आप पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो जिनका पोर्ट्रेट बन रहा है वो एग्जैक्टली भाव आप उतार सकेंगे। कई आर्टिस्ट पोर्ट्रेट्स बनाते तो आपको कई बार लगेगा ये तो कैलेंडर जैसा, एक फोटोग्राफ लिया और उसमें आप जब आप देखेंगे कनेक्शन नहीं फील होगा कि आप कनेक्ट कर रहे, फ्लैट सा लगेगा। और कई आर्टिस्टों के पोर्ट्रेट जैसे सिगमंड बहुत सारे आर्टिस्ट है, फ्रॉइड बोल के एक आर्टिस्ट है, उनका पोर्ट्रेट्स वगैरह देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आप उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो वो तभी आएगा जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस रहती है और आप कितना अपने आप को उसमें गहराई में उतार के समझते हैं, चीजों को फील करके बनाना है। परफेक्ट। एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जब आप फिलोसफिकल टच के ऊपर पहुंच जाते हैं, एक मेच्योरिटी लेवल क्रॉस करने पर, तो आप सिलेक्ट करते हैं कि आप किस फिलोसफी की तरफ बेंट ऑफ माइंड ले जाएंगे। तो ऐसी दशा में आपके सामने जो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, वैष्णव फिलोसफी, शैव फिलोसफी, अरविंदोस फिलोसफी, मार्क्सिस्ट फिलोसफी, बौद्धन फिलोसफी, जैनिज्म फिलोसफी, बाय द वे कोई एक दर्जन के करीब फिलोसफी या फिलोसफिकल अप्रोचेज हैं। आपने इनमें से कौन सी चीज मोटे तौर पर चुनी, या आपकी पेंटिंग्स में ऐसी कौन सी फिलोसफी पर का तवज्जो आ जाता है या इम्पैक्ट आ जाता है? सर जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, तो जब मैं वॉक कर रही होती हूँ, चाहे ठंड हो, बारिश हो, अंधेरा भी रहता है, 2 डिग्री भी रहती है, तब भी मैं बाहर रहती हूँ उस समय 4:40 में। तो वो जो समय होता है जो मैं प्रकृति को महसूस करती हूँ, जो आवाजें आती हैं, जो चिड़िया की या कीड़े की या किसी भी चीज की, और वो एक सन्नाटे की जो आवाज है, वो जो मुझे महसूस करती हूँ, मैं कनेक्ट होती हूँ, वही फिलॉसफी मेरी हर जगह चलती है। जैसे मैं अगर किसी दुखी बच्चे को देख रही हूँ या किसी वातावरण में कोई सिचुएशन में किसी बच्चे को या औरत को देख रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली उसको फील कर पाती हूँ। वो जो डायरेक्ट फील करती हूँ वही मैं पेंटिंग में उतारती हूँ। तो मैं जो महसूस करती हूँ गहराई के साथ, बस वही करती हूँ। मैं कोई भी ट्रेंड के साथ नहीं चलती, मैं जो अपनी जर्नी में डिस्कवर करती जा रही हूँ वो मैं डालती जा रही हूँ। ह्यूमन लाइफ के बारे में आपकी रीडिंग क्या कहती है? ह्यूमन लाइफ बहुत सिंपल है। मुझे लगता है हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं, इतने उलझा देते हैं और उलझन में पड़े रहते हैं, और बैटरी लाइफ बहुत लिमिटेड है और वो बैटरी को हम व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं। मुझे लगता है कि हर पल को महसूस करना चाहिए, हर पल का एहसास होना चाहिए। प्रकृति की छोटी छोटी चीजों से इतनी खुशियां मिलती है, घर की छोटी छोटी वातावरण से, रिश्तों से इतनी खुशियां मिलती है। तो आई थिंक हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और प्रॉब्लम हो ही क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा। और अगर जिंदगी में कठिनाई भी आए तो उसका मजा ही है, सफर में कभी ऊंचा जाए नीचे जाए, पर हम सब साथ है तो हर सफर मुमकिन है और आसान है। तो जिंदगी तो जीना ही है, जब तक सांस है तब तक खुशी खुशी जिए, महसूस करे, खुशियां बांटे और सब एक साथ चले, आगे बढ़े। आपने ऐसी विडंबना महसूस की है कि आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते थे और नहीं बना पाए? कई बार होता है सर, हर वक्त जब ब्लैंक कैनवस होता है मेरे सामने, मैं एक बच्चे की तरह बहुत नर्वस होती हूँ कि पता नहीं कैसा होगा, कनेक्शन बनेगा कि नहीं। और एक बार तो एक पेंटिंग में कर रही थी, उसका चेहरा नहीं बन पा रहा था, जो जैसा भाव मुझे चाहिए वो आ ही नहीं रहा था। उसको 3-4 बार मैंने रब किया, और उस समय वीरेंद्र यहाँ नहीं थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, और रात के 12:30-1 बजे मैं फोन करके उनको कंप्लेन कर रही थी कि हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, मैं थक गई हूँ। तब उन्होंने मुझे शांत किया और समझाया, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। फिर उन्होंने जब जैसे जैसे बोला शांत हो, सांस लो और आराम से करो, एकदम शांति से, उसके बाद जब मैंने किया तब रात को मैंने खत्म किया और शांति से मैं सोई। तो होता है हर आर्टिस्ट के साथ, आई थिंक हर फील्ड में सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है। पर सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है सर तो निकल जाता है वो सब। अभी आपने किसी डिप्रेस्ड पर्सन की पेंटिंग या पोर्ट्रेट बनाई है, या डिप्रेशन
के इंडिकेटिव पोर्शंस बनाए? नहीं सर, क्योंकि मैं डिप्रेशन में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है हर सिचुएशन में होप है, हर सिचुएशन में खुशी है, वो आपका नजरिया है। और मेरा नजरिया डिप्रेशन का नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है। और भगवान की बहुत कभी कृपा आपने है। जी। कभी आपने ऐसी पेंटिंग किसी लेडी की बनाई है जिसमें उसको ट्रम्फ शो कर रहा हो, जिसमें वो जबरदस्त किसी विजय के कारण या किसी अवार्ड के कारण या किसी खुशी के कारण वो पागल सी हो जाए? नहीं, अवार्ड वाली नहीं है, पर मेरी हर पेंटिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर पेंटिंग में जो आंखें बोलेंगी वो ट्रम्प ही बताती है कि हमें विजयी होना है और विजयी हैं। मतलब हमें हरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। हमें तोड़ना इतना आसान नहीं है, हम आगे ही बढ़ेंगे। बढ़िया है, तो हम आपको एक जी छोटी सी कविता सुनाते हैं। जी सर। अभी जिंदगी की ये शुरुआत है, अभी जिंदगी की ये शुरुआत है, रुकने न पाए कदम, बढ़ते चलो लक्ष्य पर हो नजर, यही कामना है हमारी। जी सर, यही हमारी। मतलब सार आपने बताया, मेरी पेंटिंग्स का भी यही सार है सर। अब आप तैयार करिए अपनी पेंटिंग्स को जी जेल खाने में ले जाने के लिए। जेल खाना मतलब कॉफी टेबल बुक। जी सर। बिखरी हुई पेंटिंग्स को समेट करके एक नया फॉर्मेट दीजिए। पेंटिंग तो आप कैनवस पर करती हैं, लेकिन उसे कैनवस से उतार के किताब में लाइए, ताकि आपकी की हुई पेंटिंग्स छोटी बड़ी पुरानी नई खराब अच्छी, इन सारी पेंटिंग्स का एक बढ़िया सा जो है ना कॉफी टेबल बुक बनाइए, हम आपको जी सर। छाप के देंगे। जी सर। जी सर, ठीक है ना? बिल्कुल सर। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अनुस्वार मंच पर आने के लिए। और हम ऐसा करेंगे कि कला क्षेत्र में और नई बातों के ऊपर भी चर्चा आपके साथ रखेंगे। फिलहाल जी सर। तब तक के लिए आज की सभा समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जी सर, आभार, धन्यवाद सर, प्रणाम सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।